अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रीहा अल्ताफ़ है और मुझे बहुत ऑनर फ़ील हो रहा है कि मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया गया। इसमें जो पहले भी लोग आ चुके हैं उनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। समीउल्लाह साहब हैं, अतर रहमान साहब हैं और मैं अब अपनी जद्दोजहद के बारे में आपको कुछ बताऊँगी। फ़रीहा अल्ताफ़ मेरा नाम है। आई एम द CEO ऑफ़ कैटवॉक इवेंट मैनेजमेंट PR एंड प्रोडक्शंस और मैं 35 ईयर्स से काम कर रही हूँ। मेरी एजुकेशन कराची में, मैं कराची में ही पैदा हुई थी, तो मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से पढ़ी थी और उसके बाद मैंने कराची ग्रामर स्कूल से A लेवल्स किया। इसके बाद बहुत लड़ाई करके मैं अपने एक स्कॉलरशिप पे, फुल स्कॉलरशिप पे अमेरिका चली गई, जहाँ मैं होबार्ट और विलियम स्मिथ कॉलेजेस से ग्रेजुएट किया और स्टूडियो आर्ट में और सोशियोलॉजी में अपनी डिग्रीज़ ली और उसके बाद मैंने फिर अपनी दोबारा एजुकेशन 10 साल के बाद कनाडा में की, जहाँ मैं इंटरनेशनल फ़ैशन डिज़ाइन स्कूल में भी दाखिल हुई और वहाँ से भी मैंने एक फ़ैशन डिज़ाइन का डिप्लोमा किया। तो मुझे एजुकेशन की बहुत एम्फेसिस थी हमारी फैमिली में और इवन दो लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर जाना, बट आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि मैं ये करती और मुझे अभी भी लगता है कि मैं एजुकेट हो रही हूँ हर रोज़। मेरी जो स्कूलिंग भी थी उसमें भी मेरी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो निकल के आ रही थी। मैं हमेशा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेती थी, ड्रामों में हिस्सा लेती थी, मिलाद में हिस्सा लेती थी, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी, पढ़ाई में बहुत कम करती थी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन क्योंकि मैं स्मार्ट थी और मेरे में कॉन्फिडेंस काफ़ी था, तो मैं एक लीडरशिप क्वालिटी में जो हाउसेस थे उनकी कैप्टन्स रहती थी, सारे स्कूल कैप्टन्स रहती थी और अपनी टीम को मोटिवेट करती रहती थी कि वो हमेशा जीतें और उनमें एनर्जी रहे। सो आई थिंक वहाँ से जो मेरी जो शुरुआत हुई वो फिर अमेरिका तक चली गई। पर जब मैं अमेरिका गई तो मेरे पास मुझे उनकी एजुकेशन बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें आपको सवाल करने का बहुत उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी कि आप सवाल करें। तो वहाँ जब मैंने ग्रेजुएट किया तो मैंने टॉप ऑफ द क्लास ग्रेजुएट किया और मेरे पास ज़्यादा अवार्ड्स थे किसी और से। लेकिन मेरा मकसद ज़िंदगी का उस वक़्त बन गया था कि मैं हमेशा आर्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ, एक प्रोफेसर बनूँ और बच्चों को पढ़ाऊँ और अपनी जो मेरी जो कला थी, एस्थेटिक थी, उसको आगे लेके जाऊँ। लेकिन ज़िंदगी आपको कहीं और ले जाती है कभी कभी और आप लड़ रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों को मेरे फादर ने भेजना था एजुकेशन के लिए, तो मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। 3 साल तक मैं कोशिश करती रही, मुझे आईवी लीग स्कूल्स में भी एडमिशन मिली मास्टर्स के लिए और मैं अलग अलग चीज़ें करती रही अपने आप को बिज़ी करने के लिए। मेरे पास एक ज़्यादा एनर्जी का एक कहता बंडल वो पड़ा हुआ है, तो मुझे एक मल्टीटास्किंग का बहुत शौक़ है, मुझे हर क्रिएटिव चीज़ का शौक़ है। सो मैंने पाकिस्तान आके थिएटर में भी काम किया, मैंने ड्रामे भी किए, PTV पे मैंने मिस रोज़ी में भी, जो सबसे ज़्यादा फेमस ड्रामा हुआ था हमारा, उसमें हिस्सा लिया। सीना मोइन का भी एक प्ले किया कोहर के नाम से। इसके साथ साथ मैं अपनी पेंटिंग और स्कल्पचर भी करती रही, मैंने उनको एग्ज़िबिशन में भी डाला और फिर मुझे एक किस्म का मॉडलिंग के ऑफ़र्स आते रहे। एक एग्ज़िबिशन पे ही मुझसे किसी ने कहा कि आप प्लीज़ हमारे लिए मॉडलिंग करें। अब उस ज़माने में हम 1980s मिडल 80s की बात कर रहे हैं, मॉडलिंग को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड है, वो वैसे बहुत कंजर्वेटिव हैं, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल वो थे कि आप एक्सप्लोर करें चीज़ें। मेरी सिस्टर भी मॉडलिंग कर रही थी, मेरे ब्रदर इन लॉ भी कर रहे थे, तो फिर मैं उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता एज अ हॉबी चली गई। साथ साथ मैंने एक एडवर्टाइजिंग जॉब भी शुरू कर दी। सो ये जो मेरी करियर का शुरुआत था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़ैशन की दुनिया के अंदर ले गया। 1986 से मैं मॉडलिंग कर रही थी और 1988-99 में मैंने एक डिसाइड किया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी एक्चुअली। मुझे कनाडा वापस उनकी इमिग्रेशन चाहिए थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे। मैं उस वक़्त 5000 की नौकरी कर रही थी महीने की, जो कि काफ़ी नहीं थी, 2 लाख रुपए जमा करने थे। तो मुझे डिज़ाइनर हैं हमारी सबसे मुनफरिद माहिन खान, उन्होंने कहा कि मुझे जो शोज़ होते हैं बहुत ख़राब होते हैं, इवेंट्स बड़े ख़राब होते हैं, लेट्स डू अ प्रॉपर शो। तो फिर वो एक स्टेप मैंने लिया उस वक़्त टू ऑर्गेनाइज़ एन इवेंट। ये 1989 की बात है, तो आप समझें कि 31 साल हो गए। और फिर उस शो से
मैंने अपनी सॉर्ट ऑफ करियर का चेंज आ गया। उस वक़्त तक मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब पेंटिंग नहीं करूँगी, और मॉडलिंग से भी मैं बहुत बोर होती थी, बिकॉज़ मैं हमेशा काम कर रही होती थी, म्यूज़िक कर रही होती, सेट डिज़ाइन कर रही होती थी। तो मेरी जो करियर पाथ है वो उसी तरफ चला गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हों और ख़ूबसूरत तरीके से हों, जो नहीं नज़र आती थी मुझे। फ़ैशन को मैं लव करती थी। आई यूज़ टू, जब मैं कॉलेज में भी थी, मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेरे पास वोग की सब्सक्रिप्शन ज़रूर थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जितना सीखूं और जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगा वही मेरे लिए बेहतर रहेगा। दिस ऑब्वियसली हेल्प मी, क्योंकि जब मैंने फ़ैशन शोज़ से शुरुआत की और जो मेरा पहला शो था वो इतना कामयाब हुआ कि उसके बाद ऑफ़र्स आते गए आते गए आते गए। बीच में मैं इंडस वैली स्कूल में भी जाती थी, और मैं शाहिद सज्जाद साहब के साथ मैंने उनसे स्कल्पचर और भी सीखना शुरू किया, और डेविड एल्सवर्थ के साथ भी काम किया। उसके बाद जब मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वाइटल साइंस वाले लड़के जो थे वो मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझसे कहा हमें एक कॉन्सर्ट करना है कराची में, आप हमारी हेल्प करें, हम किसी को नहीं जानते, आप हेल्प करें, आप हमारी स्टाइलिंग करें, हमारे कपड़े वगैरह देखें। तो वो पहला कॉन्सर्ट वाइटल साइंस का जो कराची में हुआ था, वो मेरी सिस्टर और मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, और वो भी बहुत बड़ा हिट हो गया। उसके साथ साथ मैंने रियलाइज़ किया कि अखबारों में और मैगज़ीन्स में आना शुरू हो गया, तस्वीरें आनी शुरू हो गई। सो आई रियलाइज़ कि इसका एक पीआर का भी एक लेग होता है। सो जब फैशन शो के बाद कल्चरल शोज़, एक तो थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट ज़माना था ज़ियाउल हक का, तो मॉडलिंग पे भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। हम उसको हर शो को कैमोफ्लेज करते थे कल्चरल शो के नाम से। सो कल्चरल शोज़ करने शुरू किए। मेरे पहले ही इवेंट में मेरे पास कोई 20 स्पॉन्सर थे, और मेरा सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर था वो लक्स था। तो लक्स के साथ मेरी जर्नी जो है वो 31 इयर्स की है। उस वक़्त से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनिलीवर के दूसरे ब्रांड्स के साथ उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनके पास चीज़ें ले जाती थी कि ये भी करना है, वो भी करना है, और वो उनको पता था कि ये कर लेगी, तो उन्होंने इसको मुझे इस तरह से आगे ले जाने की हेल्प की। 1993 में मैंने जाके एक टीवी पे प्रोग्राम किया। उस वक़्त चैनल्स, एक ही चैनल होता था हमारा, और वो पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न था, और उस पर कभी फ़ैशन प्रॉपर्ली गया नहीं था। तो मैंने एक प्रोग्राम किया लाख साल की दुनिया के नाम से। उसकी वजह से एकदम से इतने सारे लोगों ने हमारे से बातें करनी शुरू कर दी, और वो प्रोग्राम नंबर 1 प्रोग्राम बन गया पाकिस्तान टेलीविज़न पे। और उस वक़्त क्योंकि और चैनल्स नहीं थे, उसकी व्यूअरशिप, ख़बरनामा हमेशा पहला नंबर पे रहता था, लेकिन उसके बाद लाइफस्टाइल की दुनिया सबसे बड़ा प्रोग्राम बन गया। ये एक मैगज़ीन शो था, इसके अंदर दूसरे हर किस्म के शोबे होते थे। समीउल्लाह साहब की मैंने बात की, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई भावलपुर में। हम फ़ैशन को भी उसमें दर्जा देते थे, हम उसको उठा के बेसिकली मैसेस के पास ले गए, क्योंकि वो एक बड़ी नीश मार्केट थी एलीट की, और वो लोगों को समझ आनी शुरू हो गई कि मॉडल्स क्या होती हैं, फ़ैशन क्या होता है। और इसके साथ साथ मैं शूट्स भी करती रहती थी, मगर मेरा काम सिर्फ फ़ैशन तक नहीं रहा, क्योंकि मैं अब टेलीविज़न प्रोडक्शन में चली गई थी। फिर मुझे मेरी अगेन मल्टीनेशनल से मुझसे ताकीद की कि प्लीज़ आप टैलेंट का कुछ करें, टैलेंट का बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में। तो मैंने फिर एक मॉडलिंग एजेंसी स्टार्ट की, जो कि मैंने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए और लड़कियों को ग्रूम करना शुरू किया, और लड़कों को भी। और यकीन करें, एक हमारे मॉडल्स थे जो कि कभी कराची नहीं आए हुए थे, उनको मैं वहाँ से लाहौर से लेके आती कराची, वो इतने खुश होते, उन्होंने समंदर नहीं देखा हुआ था। सो एक किस्म की एक वो टाइम था जिस पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी। साथ साथ मैं म्यूज़िक वीडियोस में भी काम करती थी, उनके प्रोडक्शन में भी। कभी भी मेरे पास कोई भी आ जाता था, कोई भी स्टार आ जाता था और कहता था हमारी हेल्प कर दो, तो वो भी मैं करती थी। साकिब मलिक का एक बहुत मज़े का वीडियो है खमाज के नाम से, उस पर भी मैंने काम किया। फिर उसके कुछ अरसे के लिए
मेरी शादी हो गई, मैं कनाडा चली गई और कनाडा में मैंने दोबारा अपनी एजुकेशन स्टार्ट की और वहाँ पे मॉडलिंग का और ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस का स्कूल होता था बारबेजॉन, वहाँ पे मैंने काम किया, उनका पूरा कोर्स कंप्लीट किया और वो मैं सब कुछ सीख के आई। फिर मैंने पाकिस्तान में, मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो मुझे फिर 2000 में वापस आना पड़ा पाकिस्तान। ये कोई 21 साल हो गए इस बात को। जब मैं वापस आई पाकिस्तान तो मैंने ये फ़ील किया कि कोई चीज़ कहीं से ज़्यादा मूव नहीं की और वहीं के वहीं हम फंसे हुए हैं। और मैं क्योंकि इतने साल बाहर गुजार आई थी तो मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ थे जो कि मैं चाहती थी कि बस सब कुछ कर दूँ। फिर कुछ अरसे के लिए मैंने एक चैनल पे काम किया, वो चैनल स्टार्ट हो रहे थे और उसके बाद मैंने फिर से इंडिपेंडेंटली अपना काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान मेरी जो मैरिज थी वो तो हो नहीं सकी, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, तो मुझे 2 छोटे बच्चों को भी देखना था, तो उनकी एजुकेशन को भी देखना था और अपनी अम्मी का भी ख्याल रखना था जो कि अकेली थी। तो करियर तो मेरा फिर 2000 के बाद बहुत ज़्यादा और टेक ऑफ कर गया, क्योंकि उस वक़्त मैं शुरू किया मैंने एक अवार्ड शो से, बिकॉज़ मुझे फ़ील होता था कि पाकिस्तान में कोई अवार्ड शोज़ ही नहीं है। ये जनरल मुशर्रफ का ज़माना था, थोड़ी ज़्यादा लिबरल सोसाइटी हो गई थी और मैं ये कॉन्सेप्ट लेके गई यूनिलीवर के पास। मैंने कहा कि भाई आप लोग एक अवार्ड शो क्यों नहीं करते जो कि सारी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करें। वो उनको आइडिया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और इसी तरह लक स्टाइल अवार्ड जो कि एक प्रीमियर पाकिस्तान का अवार्ड शो है, उसको 20 साल हो गए हैं इस साल, वो उसने एक बर्थ जैसे कहते हैं शुरुआत हुई उसकी। उसके साथ साथ हम लोगों ने फैशन वीक्स पे भी काम करना शुरू किया। अब लक स्टाइल अवार्ड पे मैंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला था, वो रेड कार्पेट का कॉन्सेप्ट था। बाहर के मुल्कों में ऑस्कर्स में, कैन फिल्म फेस्टिवल में, सब में रेड कार्पेट्स होते थे, मगर पाकिस्तान में नहीं होते थे। अनफॉर्चुनेटली पहले साल लोगों को समझ ही नहीं आया कि कपड़े तैयार होके आना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, तो वो फिर अगले साल हमने सेकेंड ईयर में उसको प्रॉपरली किया। थोड़ा सा चीट भी करना पड़ा ताकि हम लोगों को समझाएं और आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज़ को समझाएं कि रेड कार्पेट कैसा किया जाता है। इसके साथ साथ तो पीआर जो है वो एक बहुत लिमिटेड किस्म की पीआर होती थी पाकिस्तान में, पब्लिक अफेयर्स के नाम से होती थी और उसमें ज़्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज़ को नहीं देखा जाता था। सो मैंने डिसाइड किया कि एक पीआर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ साथ जब आप कुछ करते हो या इवेंट करते हो या कोई चीज़ लॉन्च करते हो तो जब तक उसका शोर नहीं मचता तो वो कहीं नहीं जाती। वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो इसको इंस्टीट्यूट करने के लिए मैंने पाकिस्तान की मैं ये नहीं कहूँगी पहले पीआर कंपनी, बिकॉज पीआर कंपनीज थी, लेकिन एक पीआर कंपनी जो थोड़ी हट के थी, जो कि एक छोटे से आर्टिस्ट को या मॉडल को या एक ब्रांड को ब्रांड बना सके, वो स्टार्ट की। उससे बहुत पब्लिसिटी हुई और बहुत सारे ब्रांड्स को हम लोग लॉन्च कर सके। पाकिस्तान में मॉल्स बनने शुरू हुए, बहुत सारे ब्रांड्स आए, फैशन ब्रांड्स के अलावा लॉन के ब्रांड्स थे, उनके एग्जिबिशंस थे। और इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री जो कि मैं समझती हूँ कि 20 साल से भटक रही थी, आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग शोज़ होते थे। मैंने अमीर अदनान का पहला शो किया है, खादी का पहला शो किया है, सना सफ़ीनाज का पहला शो किया है, फ़ायज़ा समी का पहला शो किया है, माहीन का पहला शो। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स को मैंने लॉन्च किया था, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़रूरी था। सो 2008 में जाके हमने शुरुआत की एक फ़ैशन वीक की, फ़ैशन पाकिस्तान काउंसिल के साथ कराची में। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई और आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ़ैशन वीक्स आ गए हैं अब और बहुत सारे अवार्ड शोज़ भी आ गए हैं। सो ये इंसान की एक सक्सेस होती है। आप एक बंदा होता है जो एक आइडिया लेके चलता है और फिर उसको एग्जीक्यूशन तक लेके जाता है। तो आपको बेसिकली डरना नहीं चाहिए, आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है। अच्छा, ज़िंदगी में मुश्किलात की मैं बातें कर रही थी और फेलियर्स की बात कर रही थी। ये सारा एक ज़िंदगी का हिस्सा है और बेसिकली ख़वातीन को स्पेशली इस मुल्क में अपना हक हासिल करने के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए लड़ना बहुत पड़ता है।
इवन दो मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है, एजुकेशन के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे फैमिली में 150 डॉक्टर्स हैं, ख़वातीन भी, लेकिन जो फील्ड में मैं जा रही थी वो थोड़ी सी हट के थी। और उसमें ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ मीडिया में आप कुछ काम करते हो तो आपको हर तरफ से मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। सो मेरे साथ भी ये हुआ है। फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया, लेकिन दूसरी फैमिलीज़ जो आपके साथ अटैच हो जाती हैं, आपके इन लॉज या आपकी सोसाइटी, वो आपको बहुत तंग करती है। सो मेरे साथ तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। मेरी पर्सनल लाइफ ऑब्वियसली अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी ये कहूँगी कि पिछले एटलीस्ट 21 ईयर्स से अंदर से पर्सनली मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत अरसे से डिस्टर्ब थी और उसकी वजह, और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ। जब मेरी मैरिज फेल हुई तो मुझे इस पे थोड़ा सा इसके ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे थे और मेरे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बच्चों को मैंने सिंगल हैंडेडली इकोनॉमिकली खुद ही रेज़ किया है। मगर मैं समझना चाहती थी कि मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। ऑब्वियसली प्रोफेशनली जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये एक मॉडल है तो ये खातून सही नहीं है, इसकी अपब्रिंगिंग सही नहीं है, लोगों के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं देखने के। लेकिन मैं ये हमेशा से फील करती थी कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है। अगर मेरे भाई को इजाज़त है 12 बजे रात को जाने की, तो मुझे इजाज़त क्यों नहीं है? मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ, मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं, तो मुझे क्यों नहीं पैसे दिए जा रहे कि मैं अपना मास्टर्स ख़त्म करूँ? मेरे भाई को क्यों दिए जा रहे? सो इन चीज़ों पे मैं हमेशा फील बहुत ज़्यादा करती थी और शोर भी मचाती थी। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं लड़ती थी। उस वक़्त अपार्टाइड था साउथ अफ्रीका में, और वो पहली प्रोटेस्ट थी जो कि मैंने की थी। अब मेरी ज़िंदगी का एक मकसद ये भी बन चुका है, मैं एक एक्टिविस्ट बन चुकी हूँ और मैं बहुत फ्रंट्स पे लड़ती हूँ। सबसे जो पहला फ्रंट जिस पे मैं लड़ती हूँ वो ये है कि मैं मैं एम्बेसडर हूँ गुडविल की फॉर साहिल। साहिल एक NGO है जो कि डील करती है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में। अब जहाँ पे भी इस तरह का बहुत सेंसिटिव मौजू आ जाता है, लोग बहुत घबराते हैं बात करने की। लेकिन कुछ 3 साल पहले जब ज़ैनब और 8 और लड़कियां थीं उसके साथ केस हुआ, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बहुत अरसे से मैं सफ़र कर रही थी, मुझे पता था कि मेरी पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत सारी इफ़ेक्ट हुई थी इस मौजू की वजह से, क्योंकि मैं एक दिल में और अंदर छुपाई बैठी थी एक सीक्रेट, जो कि मैं चाहती थी कि अब मैं बता दूं और पब्लिकली बता दूं, क्योंकि मैं एक पब्लिक फ़िगर बन चुकी थी। सो जब ज़ैनब का केस हुआ और नादिया जमील ने अपना एक्सपीरियंस बताया ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, तो मैंने भी फिर डिसाइड किया कि मैं भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं मेरा एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, एज अ वुमन, मेरी बहुत ज़िम्मेदारी है कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरे साथ भी ऐसा किस्सा हो चुका है बचपन में, और जब तक मैं नहीं बताऊंगी तो एक तो मुझे भी मेरे ख्याल में एक बोझ मेरे ऊपर से हटेगा नहीं और मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती। सो ये मैंने एक सॉर्ट ऑफ मकसद उठाया था 3 साल पहले, जो कि मैं कर रही हूँ। ये एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, जो रुकावटें आप कहते हैं, जद्दोजहद कहते हैं। अब एक जो बच्चा जो होता है जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ होता है, वो बहुत सारे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चला जाता है। एक जो डायरेक्शन होती है कि वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी शर्म होती है, ये शेम जिसको हम कहते हैं, और लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि वो चाहता है कि वो किसी तरह अपना लोहा जमाए। मैं भी ये चाहती थी, इसीलिए मुझे उस वक़्त नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ कि पीछे कहीं ये भी मेरी साइकोलॉजी में है कि मुझे ये करना है। मगर ये जो ड्राइव थी और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी वो वहाँ से आ रही थी। इसके साथ साथ मेरी जो रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि बहुत सारी रिलेशनशिप में जो पार्टनर मैं चूज़ करती थी वो अप टू द लेवल नहीं थे, वो अब्यूसिव थे। और उसमें आपके अंदर जो चीज़ होती है शेम की, वो शेम जो होता है वो आपको कह रहा होता है कि आई डिज़र्व दिस, बट नोबडी डिज़र्व्स इट। ये बात मुझे कोई 34 इयर्स की उम्र में समझ आई जाके, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये है कि जब होना होता है वही उसी वक्त होता है। अब मेरा मकसद ज़िंदगी का यही है कि मैं ये भी साथ साथ काम करूं और लोगों को इसकी अवेयरनेस क्रिएट करूं। साथ साथ अभी जो आपको पता है हाल ही में ख़वातीन के साथ
डोमेस्टिक वायलेंस, एक तो बिल है जो कि पास नहीं हुआ, और दूसरा बहुत सारे केसेस हैं जो कि अब सोशल मीडिया की वजह से वापस आ रहे हैं। सो इसको भी मैंने एक मकसद बनाया हुआ है कि इनके ऊपर ज़्यादा काम करना है। तो जो मेरी कंपनी है कैटवॉक, वो हर साल कॉन्फ्रेंसेस करती है चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। मुझे बहुत सपोर्ट, वही लोग जो कि मेरे साथ बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, मेरे स्पॉन्सर्स, वही क्लाइंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं इसमें, और साथ साथ मुझे लोगों की भी सपोर्ट है। सो ये एक मैं समझती हूँ कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी बुरी चीज़ हो जाए, आप उस नेगेटिव को एक पॉजिटिव में कर सकते हैं। अगर आप वो एनर्जी और जो अपना चैनल करें, सारा गम या पेन या जो भी तकलीफ़ आपने उठाई होती है, आप उसे काम में लगाएं, अच्छी चीज़ों में लगाएं, और उसी को एक मकसद बना दें ज़िंदगी का, तो वो आपकी थेरेपी हो जाती है और आप लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं। सो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। सो ये जो स्ट्रगल्स हैं आप चलती रहती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ये पैसा कुछ नहीं होता। हमेशा मैंने पैसे के लिए कभी काम नहीं किया। मैंने हमेशा अपने जज्बे और पैशन के लिए काम किया। पैसा खुद ब खुद ही आ जाता है। जब आपका गोल होता है ना एक चीज़ करना, तो वो खुद ब खुद ही आ जाता है, क्योंकि आप इज़्ज़त कमाते हो, लोग आपको देखते हैं, आपको काम देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए हमेशा, और मेरी तरबियत में भी मेरे माँ बाप ने यही सिखाया कि इज़्ज़त कमाओ और इज़्ज़त की रोटी खाओ और लोगों की हेल्प करो और अपने आप को एक एलिवेट करो उस लेवल पे, स्ट्रॉन्ग बनो जो कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सको। सो ज़िंदगी आपको बोर भी कर देती है। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो बोर हो जाते हैं। वो बहुत अरसे तक जब एक ही काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार कुछ नया करना है। पिछले साल पेंडेमिक में मुझे मौका मिला कि मैं वर्चुअल इवेंट्स और शो स्टार्ट कर दूं। मैंने 2 फैशन वीक्स वर्चुअली किए और उनको और सबको जगाया। सब डिप्रेस बैठे हुए थे। मैंने कहा उठो, सब अपने दोस्तों को जो फैशन डिज़ाइनर्स थे, मॉडल्स थे, और सब ने हिस्सा लिया। और ईद के वक्त फ्रंट लाइनर्स के लिए हम लोगों ने एक फैशन वीक वर्चुअली किया। उसके बाद मैंने दूसरा वाला किया। उसके बाद मैंने एक अवार्ड शो किया, क्योंकि हमें पता है कि इवेंट्स तो अब होने ही नहीं हैं, काफ़ी अरसे के बाद होंगे और हमने सबको सेफ़ रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी था। साथ साथ मुझे एक रोल ऑफ़र हुआ दोबारा बहुत अरसे के बाद, जिसमें मुझे एक लीड रोल ऑफ़र हुआ टू प्ले ए मिडिल क्लास वुमन, एक मिडिल क्लास औरत जो कि डाई है और वो मिडवाइफ है और बेसिकली इलीगल अबॉर्शंस करती है। और वो थोड़ी खिसकी हुई है दिमाग की, और वो अबॉर्शंस करते हुए वो इंजॉय भी करती है इस चीज़ को। सो ये मेरे पास एक वेब सीरीज़ आई उर्दू फ्लिक्स की, जो कि अभी स्ट्रीम हो रही है, और ये मैंने किया और मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। मगर मुझे इसलिए ये इम्पोर्टेंट रोल लगा क्योंकि इसका जो मैसेज था वो बहुत ज़रूरी था। कोई एटलीस्ट 1 मिलियन औरतें हैं जो कि अनसेफ अबॉर्शंस पाकिस्तान में करती हैं, और उनमें से बहुत सारी हैं जो कि बच नहीं पाती। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको एजुकेशन नहीं है और कॉन्ट्रसेप्शन नहीं है, तो वो गलत, और ये ज़्यादातर हमारे रूरल एरियाज़ में हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इसके बारे में भी बात और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जाए। सो ये प्ले मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो मुझे मज़ा बहुत आया, आई हैव टू एडमिट, कि एक नई चीज़ थी मेरे लिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और मुझे इसको आगे लाने के लिए, सब्जेक्ट मैटर को आगे लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं एक पॉडकास्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बातें करती रहती हूँ और एक्टिविज़म की, मेरा दिल चाहता है कि बहुत सारे टॉक शोज़ होते हैं मगर वो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के साथ होते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं जो कि आप टेलीविज़न पे नहीं कह सकते। सो मैं एक प्लेटफॉर्म अपना यूट्यूब चैनल का स्टार्ट कर रही हूँ, जिस पे मैं ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरा बेटा मेरे साथ काम कर रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जब आपकी औलाद भी इसमें आ जाती है तो बहुत अच्छा है। सो आप बस नई चीज़ें हैं, और ज़िंदगी इसी तरह ही चलती रहती है कि आप नई चीज़ें लेकर आएँ, इंडस्ट्री को आगे करें, और अपने लिए भी जो आपके अंदर चीज़ें हैं वो भी आप कंप्लीट करें। मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं, आई थिंक 80 से ज़्यादा हैं, ऑफिस में ज़्यादातर पड़े हुए हैं। अवार्ड्स तो मुझे स्कूल से ही मिलने शुरू हो गए थे, बिकॉज़ मैं कैप्टन थी हर चीज़ की। और मगर अवार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड जो होता है वो आपके अंदर होता है, कि आप अपने अंदर
झांक के देखें कि आप अपनी इज़्ज़त करते हैं कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ होती है। और फिर जब आप अपनी इज़्ज़त करते हैं और आपको पता होता है कि आप कौन हैं, तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता और आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। आपका रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आ जाती है। सो अवार्ड्स में मुझे इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत मिले हुए हैं। ख़वातीन के हवाले से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मैं ले चुकी हूँ। 2 साल पहले गवर्नर साहब ने दिया था। उस साल मुझे बाहर के मुल्क में भी, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल ग्रुप के से ताल्लुक़ करती हूँ जो कि पाकिस्तान, जो मुल्क सारी दुनिया के टॉप इवेंट मैनेजर्स हैं, उनके साथ मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करती हूँ। मैं बाहर जाके बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे हैं कि मुझे बोलना बहुत आसान है मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। चाइल्ड अब्यूज़ की बात हो या ख़वातीन की बात हो या अपने बिज़नेस और उसके काम की बात हो, ये सब मैं करती रहती हूँ। सो अवार्ड्स तो मुझे बहुत मिल चुके हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है, इनफैक्ट लक्स वालों ने ही दिया था। इसके साथ साथ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे मुझे बहुत अवार्ड्स मिल चुके हैं बहुत सारे इदारों से। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अभी तक नहीं मिला, हो सकता है इसलिए कि जो लोग कैमरे के पीछे चले जाते हैं उनको ज़्यादा नहीं देखा जाता, जो सामने रहते हैं उनको ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नाइस कि आपको एक्नॉलेज किया जाए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को एक्नॉलेज करें। और आपको कोई भी बंदा आके कह देना कि थैंक यू या शाबाश, वही आपका रिवॉर्ड होता है, वही आपका अवार्ड होता है। आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ अपने लोगों को भी समझाती हूँ और मैं आपकी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ, यंग लोगों को। हम जब काम भी करते हैं ना, अगर हम काम सही ना करें किसी क्लाइंट के लिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ मुझे ये निवाला हज़म नहीं हो रहा। इम्पॉर्टेंट है कि जो आपकी रोज़ी रोटी है, जो आप काम करते हो, वो आप पूरा अपनी जान लगा के करो, क्योंकि ये इसमें आपकी इज़्ज़त है। आपको अंदर पता होगा कि आपने पूरा काम सही नहीं किया। और एक्नॉलेज करो, जब आप मिस्टेक करते हो तो आप एक्नॉलेज करो और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करो। सो दीज आर द अवार्ड्स आई हैव रिसीव्ड एंड मुझे अवार्ड जब कोई शाबाश दे दे तो वही बहुत बड़ी बात होती है। आजकल जो हमारी यूथ है, इंक्लूडिंग माय चिल्ड्रन, मेरे 2 बच्चे हैं, वो बहुत यंग हैं और मैं ये देखती हूँ कि यूथ वांट्स शॉर्टकट्स। उनको मेहनत नहीं करनी, उनको 5 बजे घर जाना है, जिम जाना है, फिर उन्होंने कोई स्टोरी निकालनी है जो वायरल हो जाए, कोई स्टूपिड सी टिकटॉक की डांस करनी है जो वायरल हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग शॉर्ट स्पैन अटेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि सही नहीं है। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मैंने जैसे आपको बताया है, हमारा काम इस किस्म का है कि ज़्यादातर इवेंट्स 3 घंटे के इवेंट्स होते हैं, उसके लिए 6 महीने की प्रिपरेशन होती है और वो 3 घंटे में कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकती। सो आपको इतनी प्रिपरेशन और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यकीन करें, पिछले साल मैं कोविड मुझे हुआ था दिसंबर में और मैंने क्लाइंट को बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि वो जैसे ही मैं क्वारंटीन से निकली मैं फ़ौरन काम पे चली गई। और लोग महीने महीने बिस्तरों में रहते हैं, लेकिन मैं 18 घंटे काम कर रही थी, क्योंकि मैंने एक अवार्ड शो, वर्चुअल अवार्ड शो, जो कि बिल्कुल एक नई चीज़ थी, डिलीवर करना था टाइम पे। तो ये इंसान के अंदर से ही निकलता है जज्बा। अगर आप लोग शॉर्टकट समझेंगे कि शॉर्टकट में आप पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। आपको चाहिए कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी एजुकेशन आप ले सकें और जितनी इंटर्नशिप्स और जितनी ज़्यादा लो लेवल से स्टार्ट करें और ऊपर तक जाएं। मैं अपने ऑफिस में झाड़ू भी लगा देती हूँ, सफाई भी कर देती हूँ, गमले भी उठा देती हूँ, बिकॉज़ मुझे काम में इज़्ज़त नज़र आती है। मैं हर इंसान की इज़्ज़त करती हूँ जो कि काम करता है, बिकॉज़ जो भी है, कोई ख़वातीन घर में काम करती हैं, उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए। काम करने वाला, मेहनत करने वाला जो है ना, उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। जो वेले बैठे रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं या शॉर्टकट्स लेते हैं, वो उनकी ज़िंदगी बेकार होती है, वो टॉक्सिक हो जाते हैं। आपकी एनर्जी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आपको हमेशा लोगों से मिल के आप अच्छी एनर्जी दें, उनसे आइडियाज़ एक्सचेंज करें, ये बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट एनीवेयर टू बिकम अ सक्सेस, बिकॉज सक्सेस भी शॉर्ट टर्म होती है, कल है आज नहीं है। अगर मुझे 35 ईयर्स हो गए काम करते हुए, तो आई एम स्टिल हियर एंड दैट मीन्स आई एम स्टिल अ सक्सेस, बट टुमारो आई कैन बी गॉन समवेयर एल्स।